Hello guys, welcome to Digital Pathshala. Okay, this is your Shubham Somani, your friend, your mentor, your guide, and your everything. Okay, I am back on YouTube for you all. Okay, see, I was missing somewhere else, don't know where I was, but ठीक है, अब मैं वापस आया हूँ. So अब हम बहुत सारा कंटेंट लेके आने वाले हैं, ठीक है. Not me, I am having a huge team for you all. Okay, we will be covering so many things. Okay, like we will be target the mechanical engineering, physics, JEE mains, JEE advanced, and NEET, and eventually for the gate and IES, and for IAS if the things will go well. Okay, so हम बहुत सारी चीजें करने वाले हैं, बट राइट नाउ इस वीडियो में मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ. हम सॉल्व करेंगे फिजिक्स. फिजिक्स का जेई मेंस का पेपर है, ठीक है, जो कि 24 फेब को हुआ था. ओके, 2021 को. उसको आज हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में. सो जस्ट बी विथ मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो and I hope that you will be getting everything whatever I will teach over here. Okay, so don't worry, if you have any doubt I will give you my mail ID. You can mail me anytime and I will respond to you in the next video. That is my promise to you all. Okay, if you have like any doubt in the numerical or any of the doubt where you are facing issue, like in any of the concept, you need to just drop a mail to me. Okay, and definitely in the next video you will be getting the solution of that. Okay, so without wasting any time, let's start today's topic. Okay, so देखो यहाँ पर first question क्या है. If two identical capacitor once connected in series, C equivalent will be C1, and once connected in parallel, C equivalent will be C2. तो देखो पहले सीरीज वाले के लिए बात कर लेते हैं. लेट्स से आइडेंटिकल कैपेसिटर है, सी और सी लगा हुआ है, ठीक है, ये हमारा सर्किट था. अब हमें पता है कि जब सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होता है वो होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस टेल 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 जितने भी हो. यहाँ पर तो दो ही लगा रखे. अच्छा, जब सीरीज में था तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बन रहा है C1, तो 1/C प्लस 1/C दैट इज इक्वल टू C1. तो C1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, C/2. चलो, वेरी नाइस. अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं. पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये C आया और इधर सामने एक और कैपेसिटेंस लगा दिया. तो अगर मैं ए बी के अक्रॉस, अच्छा ये बी ए बी ले लो, ठीक है, ए और बी के अक्रॉस अगर मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात करता हूं, तो जब पैरेलल में कनेक्शन होता है तो पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू टिल n. सो व्हाट विल बी द C इक्विवेलेंट? सो हियर द C इक्विवेलेंट इज गिवन एज C2 एंड इट विल बी इक्वल्स टू C प्लस C. तो यहां से देखो C2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 2C के बराबर. Now, what we have to find? We have to find C1 upon C2. So C1 upon C2 is C by 2 multiplied by 2C. So C1 upon C2's value is coming out as 1 upon 4. Okay, so option 4 is correct for this question. ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो आपको पता ही है कैसे मिलना है. Now हाँ, तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ क्यूब. ठीक है, तो और ऐसा अपने को ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह दे के रखा हुआ है. तो यार पहली बात तो ये समझो कि अगर सारे प्लस क्यू चार्ज होते, सारे अगर प्लस क्यू चार्ज होते तो क्या हो जाता, जीरो हो जाता. बट अब सारे प्लस क्यू चार्ज नहीं है, यहाँ पर एक अपने को माइनस क्यू चार्ज दिया हुआ है. ठीक है, एक अपने को क्या दे दिया, माइनस क्यू चार्ज, जिसको अपन कह देते हैं अपवाद. ये अपवाद ही हुआ है और कुछ नहीं हुआ है. तो अब पहले तो ये देखो कि अगर सारे नेगेटिव होते, सारे पॉजिटिव होते तो जीरो हो जाती, सारे नेगेटिव भी होते तो भी जीरो हो जाती. लेकिन अब ये जो अपने पास अपवाद आया है ना, अपवाद के कारण क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी. किस पे आ जाएगी, सेंटर पे. तो पहले तो ये देखो कि अगर यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है आपका नेगेटिव वाला, ठीक है, यहाँ पर अगर नेगेटिव वाला है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके तरफ, और इसके जो जस्ट ऑपोजिट डायगोनल पे है वो उसके भी कारण इसकी तरफ आएगी. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज अवे फ्रॉम द चार्ज. ओके, एंड टूवर्ड्स द चार्ज इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज के कारण उसके तरफ आती है और पॉजिटिव चार्ज के कारण उसके अवे जाती है. ठीक है, अब ये यहाँ पर क्या है देखो, ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है.
तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि सॉलिड डायगोनल का वेक्टर इक्वेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो ये वाला जो डैश 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 लाइन आ रहा है ये आउटर वाले को जोड़ रहा है यहां पर से। अब देखो इस पॉइंट के अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूं तो वो कितने हो जाएंगे, a कॉमा a कॉमा a, ठीक है। तो अगर मैं लेट से इस पॉइंट को नाम दे देते हैं a, तो अगर मैं OA वेक्टर लिखता हूं तो वो कितना आ जाएगा, a माइनस 0 i कैप प्लस a माइनस 0 y कैप j कैप सॉरी प्लस a माइनस 0 k कैप। ओके, सो यहां से देखो OA वेक्टर जो बन जाएगा वो कैसा बन जाएगा, ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप। ओके, अगर मैं मैग्नीट्यूड अगर यूनिट वेक्टर निकालें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो यहां से देखो ओ ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो कितना आ गया मेरे पास, √3a के बराबर। तो अगर मैं ओ ए कैप लिख देता हूं तो वो कितना आ जाएगा, ओ ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए, तो बेसिकली वो बन जाएगा 1/√3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि आंसर में ये जो डायरेक्शंस दे के रखे ये क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। एक तरीका सॉल्व करने का सीधे सीधे यहां से ये पता चल जाएगा, ठीक है, कि भाई इसके अलोंग आ रही है या इसके ओपोजिट आ रही है। तो ध्यान से देखो ये जो सॉलिड डायगोनल है इसका डायरेक्शन जा रहा है पॉजिटिव वाले तरफ, लेकिन हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सेंटर पे वो नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जाएगी, तो मतलब इस वेक्टर के ओपोजिट है, तो वो किसके अलोंग होगी, माइनस ओ ए कैप के अलोंग। ओके, इट विल बी अलोंग माइनस ओ ए कैप। सो अब देखो, अब मैं दो ऑप्शन ही बचते हैं मेरे पास, ऑप्शन 1 करेक्ट होगा या फिर ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। और सिंप्लीफाई कर देता हूं, देखो अगर सिर्फ एक चार्ज के कारण होती तो माइनस क्यू आ जाता, लेकिन यहाँ पे क्या सिर्फ एक चार्ज होगा क्या, टोटल चार्ज देखो यहाँ पर 2 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ जाएगी, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज के कारण भी तो बची हुई है। अगर सारे पॉजिटिव होते तो वो तो कैंसिल आउट हो रही थी, लेकिन यहाँ पर अभी एक के कारण बची हुई रह जाएगी, ठीक है। उसको सॉल्व भी करके बता देता हूँ, देखो कैसे करेंगे, मतलब ऑप्शन तो 1 करेक्ट है, मैं प्रूफ करके बता रहा हूँ कि किस तरीके से आएगा। अगर देखो मैं पहले तो बेस का ये देखो ये वाला डायगोनल हमें लगेगा, तो बेस का डायगोनल कैसे निकालेंगे यार, ये देखो ये ए है ये ए है, सो दिस लेंथ विल बी √2a। कैसे हो जाएगा, ध्यान से देखो ये हो जाएगा आपका किससे, पाइथागोरस थ्योरम से, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू लेट्स से डी स्क्वायर, सो डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √2a। श्योर। अब देखो ये यहां पर देखो वापस से एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, सो ये राइट एंगल ट्राइंगल अपन लगा देते हैं। तो ये देखो ये बड़ा सॉलिड डायगोनल का लेंथ आ गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल ये है √2a, ये है a, सो दिस विल बी व्हाट, √3a। परफेक्ट, दिस विल बी द √3a। अब देखो यहां पर समझना ये डिस्टेंस होगी सेंटर की, दोनों चार्ज से, यहां पर रखा है प्लस क्यू, यहां पर रखा है माइनस क्यू, इसके कारण आ जाएगी इस तरफ KQ/√3a/2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली इसके कारण भी इस तरफ आ जाएगी, दैट इज KQ/√3a/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं 2KQ अपॉन में √3a/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन के लिए तो हमारे पास क्या है, ओ ए कैप है, उसके ओपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू के को लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू 3a² सो यहां से देखो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया मेरे पास, 2q अपॉन पाई इंटू 3ε0a² मल्टीप्लाइड बाय ओ ए कैप का नेगेटिव डायरेक्शन, सो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ओके, आई होप यू गॉट इट। ओके, let's move to the next question.
थर्ड क्वेश्चन पे बात करते हैं। इन अ ट्रांजिस्टर, if increase in emitter current is 4 milliampere, corresponding increase in collector current is 3.5 milliampere, find beta। अच्छा, तो देखो अल्फा, अल्फा जो होता है वो कितना होता है, IC अपॉन IE, कलेक्टर करंट अपॉन एमिटर करंट। तो अल्फा की वैल्यू अगर मैं देखूं तो वो कितनी हो जाएगी, 3.5 डिवाइडेड बाय 4, मिली एम्पियर से मिली एम्पियर विल गेट कैंसल आउट। तो यहां से देखो इफ आई विल राइट, सो यहां पर देखो अल्फा विल बी इक्वल्स टू 3.5 बाय 4। तो इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूं यार, 0.875 कितना आ रहा है, 0.875। ठीक है, ये तो वैल्यू आ गया अल्फा का। नाउ बीटा और अल्फा में एक रिलेशन होता है, दैट बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो बीटा विल बी इक्वल्स टू 0.875 अपॉन 1 माइनस 0.875। ठीक है, सो बीटा की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, 7 आ रही है। बीटा की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, 7 आ रही है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। इफ W1 एंड W2, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, W इज विड्थ एंड इट्स गिवन दैट एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू W। अच्छा, एम्पलीट्यूड किसके प्रोपोर्शनल है, W के। I max अपॉन I मिनिमम, सो I max अपॉन I मिनिमम, I max अपॉन I मिनिमम के लिए जब बात करते हैं तो हमें रिलेशन याद होना चाहिए, दैट I max इज इक्वल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और अपॉन तो इसको भी A1 माइनस A2 लिख लेते हैं, का होल स्क्वायर। अच्छा, नाउ एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ। ठीक है, एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ, तो I max अपॉन I मिनिमम विल बी इक्वल्स टू, तो यहां से देखो ये वैल्यू जो आ जाएगी ये किसके बराबर आ जाएगी, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज ही बात करेंगे अपन तो, और क्या है, मतलब माइनस माइनस का कोई मंत्र तो पड़ता नहीं है। देखो, और यहां से अपने को गिवन है W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, सो W2 आई कैन राइट दैट इज इक्वल टू 3W1। ठीक है, तो W2 माइनस W2 प्लस W1 डिवाइडेड बाय W2 माइनस W1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो I max बाय I minimum विल बी इक्वल्स टू, देखो 3W1 प्लस W1 डिवाइडेड बाय 3W1 माइनस W1 का होल स्क्वायर। सो I max बाय I min जो आ रहा है वो कितना आ रहा है मेरे पास, 4 का स्क्वायर, दैट इज 4 बाय 2 का स्क्वायर। तो बेसिकली ये बन रहा है 2 का स्क्वायर। सो I max बाय I minimum दैट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर मतलब कि 4। तो 4:1 हमारा आंसर आ जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इफ अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड जेंटली रखा है, ठीक है, on mass capital M when it is passing through its mean position, find its new amplitude of SHM if its initial amplitude is capital A। अच्छा, इनिशियल एम्पलीट्यूड कितना है, कैपिटल A है। तो देखो अब देखो मीन पोजीशन से पास हो रहा है, तो मीन पोजीशन पे क्या होता है कि वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो वेलोसिटी मीन पोजीशन पे कितनी हो जाएगी, ए ओमेगा, है ना। हमसे तो फाइनल पूछा है। अच्छा, अब देखो
पहले तो फाइनल में ओमेगा डैश कितना हो जाएगा, तो ओमेगा डैश जो होगा वो कितना आ जाएगा अपने पास, ओमेगा डैश जो होगा वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम प्लस एम। ठीक है, कैसे आता है, अरे वो मास इनटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या लिखते हैं अपन, के एक्स लिखते हैं ना, नेगेटिव टाइम्स ऑफ के एक्स, एसएचएम का कंडीशन बनाएंगे तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, माइनस के बाय एम एक्स, तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ जाता है, अंडर रूट ऑफ के बाय एम के। ये इनिशियल वाला हो जाएगा, ओमेगा किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ के बाय एम, ये इनिशियल केस के लिए। तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देते हैं, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा सिस्टम पे, ए डैश ओमेगा डैश। अच्छा ठीक है, तो कैपिटल एम इंटू ए इंटू ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ के बाई एम, दैट इज इक्वल टू एम प्लस एम ए डैश इंटू अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम प्लस एम। ठीक है, यहां पर अगर हम कैंसलेशन करेंगे रूट के से रूट के, तो विल गेट कैंसल आउट, है ना, यहां पर रूट ऑफ एम प्लस एम बनेगा, तो ए डैश बेसिकली किसके बराबर हो रहा है, यहां पर भी रूट एम से रूट एम कैंसिल हो जाएगा, तो ए डैश आ रहा है बेसिकली रूट कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए। ठीक है, देखो ये यहाँ पर बेसिकली सिर्फ मैथ्स करना है, सिंपल मैथमेटिक्स है। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, क्या आ रहा है, ऑप्शन 1 करेक्ट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाहता है, फ्रॉम गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। अच्छा देखो, वेलोसिटी वीटी ग्राफ, अब एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, डीवी बाई डी, मतलब कि यहां से हमें बेसिकली क्या मिल जाएगा, डीवी बाई डी, मतलब कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ हमें क्या दे देता है, एक्सीलरेशन। ओके, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ हमें क्या दे देता है, एक्सेलरेशन। अब यहां से हमें क्या क्लियर हुआ कि एक्सेलरेशन, अभी इस ग्राफ में देखो तो इस ग्राफ में क्या कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है। देखो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, दूसरी भी स्ट्रेट लाइन है, तो स्लोप कांस्टेंट है। अब पहले वाले केस में स्लोप नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि हम एंगल लेते हैं प्लस डायरेक्शन के साथ, ओके, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो टेन ऑफ थीटा, अगर लेट से मैं इसको थीटा बोल देता हूं, तो टेन ऑफ थीटा विल बी लेस देन जीरो। अगर लेस देन जीरो तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव, लेकिन सेकंड वाले केस में एक्सेलरेशन है पॉजिटिव, सो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। अरे देखो ये यहां से यहां तक पहले एक्सेलरेशन नेगेटिव रहा, उसके बाद क्या हो गया, स्लोप पॉजिटिव हो गया, तो देखो नेगेटिव है और फिर स्लोप पॉजिटिव हो गया। ओके, सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, टू स्टार्स आर रोटेटिंग अबाउट देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास, फाइंड द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ मास m अबाउट सेंटर ऑफ मास। अच्छा, पहले तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं। तो मान लो मैंने इस पॉइंट को ले लिया ओरिजिन पे, 2m वाले को मैंने क्या ले लिया, ओरिजिन पे, तो XCOM जो आएगा वो कितना आएगा, 2m इंटू 0 प्लस m इंटू डी डिवाइडेड बाई 3m। तो XCOM का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, d बाई 3। इस पॉइंट से कितना आ गया, d बाई 3 पे, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, d बाई 3, है ना। अब देखो अब देखो ये घूमेगा किस कारण से, बेसिकली यहां पर जो फोर्स लग रहा है
वो कौन सा लग रहा है अपने पास? ग्रेविटेशनल फोर्स, और कोई फोर्स तो है नहीं इसके पास। ठीक है, तो देखो यहां पर अगर मैं इस पे ग्रेविटेशन फोर्स लगाऊंगा तो जी एम इंटू 2m अपॉन डी स्क्वायर, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यही क्या सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा? बिल्कुल, और कोई तो फोर्स ही नहीं है इस रीजन में, हमें ग्रेविटी वगैरह लेने को बोला नहीं है, स्टार्स की बात हो रही है, हवा में ही बात चल रही है। ठीक है, हवा मतलब कि स्पेस में बात चल रही है, कंफ्यूज नहीं होना। एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो आर क्या हो जाएगा? देखो उसने क्या बोला, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड सेंटर ऑफ मास, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2d/3 m इंटू 2d/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, एक m से एक m विल गेट कैंसल आउट, तो यहां से कितना बना? देखो 2 से ये 2 भी काट दो, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 3gm अपॉन डी क्यूब। ठीक है, तो ओमेगा का जो वैल्यू आया है, कितना आया है? 3gm अपॉन डी क्यूब का अंडर रूट। नाउ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज 2 पाई बाय ओमेगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, तो यहां से देखो अपना जो टाइम पीरियड आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ डी क्यूब अपॉन 3gm। ठीक है, सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, 1 ही सही जा रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन मॉड्यूलस एफ y is equal to Young's modulus, k is equal to bulk modulus and eta is equal to modulus of rigidity। ये याद होना चाहिए, डायरेक्ट रिलेशन है, याद ही रखो तो बेटर है। k is equal to eta y अपॉन 9 eta माइनस 3y सॉरी। ठीक है, सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ये डायरेक्ट रिलेशन है, यू शुड लर्न दिस वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, सर्किट इज गिवन, फाइंड Vx माइनस Vy। ठीक है, रिवर्स पोलैरिटी में लगी हैं। ठीक है, अगर मैं इसका आपको एक साधारण तरीके से बात करते हैं अपन, जो भी करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है, करंट फ्लो निकाल लेते हैं। करंट फ्लो निकालने के बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ जाएंगे। अब देखो करंट फ्लो कैसे करेगा, अगर मैं बैटरी की बात करूं तो बैटरी के देखो दोनों नेगेटिव टर्मिनल साथ में जोड़ती हैं और पॉजिटिव टर्मिनल साथ में जोड़ती हैं, तो ये क्या हो गया? रिवर्स पोलैरिटी का केस हो गया। यहाँ पर ये 2 ओम है और यहाँ पर ये 6 वोल्ट है, तो एग्जैक्टली तो बैटरी कितनी बन जाएगी? 2 वोल्ट की, और रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 10 ओम का। तो करंट कितना फ्लो कर रहा होगा? तो V इज इक्वल टू आई आर लगा देते हैं, तो V मतलब कि 2 वोल्ट, I अपने को निकालना है, रेजिस्टेंस कितना हो गया? 10, I कितना हो गया? 0.2, मतलब 0.2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इस सर्किट में देखूं तो यहां से यहां तक 0.2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। अब देखो Vx माइनस Vy निकालना हो, Vy माइनस Vx, उसने मैग्नीट्यूड पूछा है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया Vy माइनस 1.6, 1.6 कैसे आया? 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 8 -4, -4 क्यों करेंगे? क्योंकि वी आर गोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, दैट इज इक्वल टू Vx। ये Vx पे आ गए अपन, तो Vy माइनस Vx जो बन रहा है 1.6 प्लस 4, तो दैट इज बेसिकली 2 वोल्ट। ऑप्शंस गलत क्यों आ रहे हैं? अरे यार 1.6 प्लस 4 है ना, मैंने 0.4 देख लिया उसको, तो Vy माइनस Vx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5.6 वोल्ट। ठीक है, तो ऑप्शन 1 ही करेक्ट है।
5.6 वोल्ट ही आएगा, मैंने गलत देख लिया था, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। वर्क डन इज गिवन एज अल्फा डॉट बीटा स्क्वायर e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय अल्फा के टी। अच्छा, देखो x बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ही होगा, जितना समझ में आ रहा है। गिवन तो नहीं है बट हम डिस्प्लेसमेंट ही लेके चलेंगे। एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, 3/2 kT। मतलब kT के अगर डायमेंशन पूछें तो वो क्या हो जाएंगे, एनर्जी वाले। ठीक है, तो ml/t-2 ये हो गए आपके kT के डायमेंशन। अब e टू दी पावर में तो जो भी होता है उसके डायमेंशन कितने होने चाहिए, 0। ml0 l0 t0। l² हो गया ऊपर, अल्फा के निकालना है, पता कर लेंगे अभी। ml/t-2 kT के हो गए, तो m0 l0 t0 दैट इज इक्वल टू, अल्फा को तो इधर पहुंचा दो। अच्छा, ये यूनिट्स के तो कोई मतलब ही नहीं है, तो यहां से बन गया अल्फा इज m-1 l0 t2। ठीक है, अल्फा के क्या डायमेंशन बन गए मेरे पास, सिर्फ बेसिकली सॉल्व कर रहा हूँ, इसको ऊपर पहुंचाओ उसको नीचे लेके आओ, बस यही यही सब कर रहे हैं। ठीक है, तो m-1 l0 t2 दिस इज द डायमेंशन ऑफ अल्फा। अब अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर किसके बराबर होते हैं, वर्क के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। वर्क के डायमेंशन क्या हो जाएगा, ml/t-2 दैट इज इक्वल टू m-1 l0 t2। ठीक है, ये हो गया बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई में। तो बीटा बेसिकली, बीटा किसके बराबर आ रहा है, देखो m-1 इधर डिनोमिनेटर में जाएगा, ऊपर जाके क्या बन जाएगा m2। l0 है तो ये तो l2 ही रहेगा, t-2 है, ये टी स्क्वायर नीचे आएगा यहाँ पर, तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा t-2, -2 और -2 ऐड होके -4 बना देंगे। ये हो गया बीटा स्क्वायर। तो बीटा के डायमेंशन अगर पूछे तो भाई बोल दो ml/t-2। ठीक है, क्या पक्का, कितना आ जाएगा ml/t-2। फोर्स के डायमेंशन आ रहे हैं बेसिकली। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या देके रखा है अपने को, जीना डायोड है, जीनो डायोड is connected in circuit as shown, find current in 2 किलो ओम रेजिस्टेंस। अच्छा, जीना डायोड का आपको ब्रेकडाउन वोल्टेज भी देके रखा है 5 वोल्ट। ठीक है, तो 5 वोल्ट से ज्यादा इसके आगे जा नहीं सकता, मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट। तो अगर मैं करंट निकालूं, V इज इक्वल टू आई आर लगा देते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, तो V कितना आ गया अपने पास 5 वोल्ट, दैट इज इक्वल टू I मतलब कि 2 इंटू 10⁻³ इंटू आई। ठीक है, तो I की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻³। तो ये बेसिकली I हो गया 2.5 मिली एम्पियर। I कितना हो गया 2.5 मिली एम्पियर। सो ऑप्शन 1 करेक्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये तो, मतलब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। गिवन ए बी इज एन आइसोथर्मल एंड बी सी इज एन आइसोबैरिक प्रोसेस। ओके, ए बी इज आइसोथर्मल एंड बी सी इज आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, सी ए इज आइसोकोरिक प्रोसेस। अरे ये तो डायग्राम से क्लियर है, सिर्फ ए बी का पता होना चाहिए था। फाइंड टोटल वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस गिवन P1 V1 इज इक्वल टू nRT। अच्छा, P1 V1 किसके बराबर है, nRT के बराबर है। A to B is an isothermal process। अच्छा, आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन अपन क्या लिखते हैं, nRT ln V2/B 2V1 by V1। तो यहां से देखो वर्क डन इन nRT ln 2, ये तो आया यहां से यहां तक का एरिया, टोटल एरिया। इसमें से ये वाला एरिया माइनस कर दो। ठीक है, तो ये तो हो गया टोटल एरिया। टोटल एरिया कितना आ गया मेरे पास, ये WT लिख देते हैं।
इसमें से W1 माइनस कर दो, W1 माइनस करना है, ठीक है। तो W1 होगा कितना, P1 इंटू 2V1 माइनस V1, ठीक है। तो W1 जो आ रहा है कितना आ जाएगा मेरे पास, P1 V1, और P1 V1 इज नथिंग बट nRT1, ठीक है। लगा दो, यहां पर रख दो वैल्यू। सो यहां से देखो, -1/2 क्यों हो रहा है, मतलब 2 का कुछ झोल आ रहा है। कुछ मतलब ऑप्शंस में गड़बड़ी लग रही है। हम्म। अच्छा, टेम्परेचर का वैल्यू नहीं गिवन है, अगर हम P1 इंटू V1 लगाएंगे, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो यहां पर से ये बन जाएगा। अच्छा, तो वर्क डन अगर मैं नेट लिखता हूं तो देखो, ये बन जाएगा P1 इंटू 2V1 ln 2 माइनस W1 दैट इज nRT1, मतलब कि P1 V1 बेसिकली। तो W नेट इज इक्वल टू क्या बन रहा है, P1 V1 इंटू में 2 ln 2 माइनस 1, ठीक है। अब यहां पर से 2 कॉमन निकालो, 2P1 V1 को अपन ने क्या रख देंगे, nRT, दैट इज इक्वल टू ln 2 माइनस 1/2, 2 भी बाहर आ गया अपना, ठीक है। यहां से अपन ने 2 कॉमन निकाल लिया। अब यहां से ये बन जाता है ऑप्शन सेकंड। ये ध्यान रखना था बस कि भाई वो P1 V1 है, ठीक है। डायरेक्ट हमने nRT रखा ना तो वो कैंसल आउट नहीं होगा फिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। अ साइड ऑफ क्यूब ए is made from 6 identical sheet if coefficient of linear expansion is alpha and temperature is now made T plus delta T from temperature T, then find change in volume। अच्छा, डेल्टा V by V जो होता है ये किसके बराबर आता है, अपना गामा डेल्टा टी के बराबर, और गामा जो होता है वो होता है 3 टाइम्स अल्फा के बराबर, ठीक है। तो डेल्टा V by V इज इक्वल टू, तो ये हो गया 3 अल्फा डेल्टा टी के। चलो, अब V क्या हो जाएगा, हर साइड A है, शीट A है तो क्यूब बन गया ना, तो ये बेसिकली हो गया A क्यूब। तो डेल्टा V की अगर हम बात करें तो डेल्टा V कितना हो जाएगा, 3 इंटू A क्यूब इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। सो यहां से डेल्टा V की वैल्यू सीधी सीधी आ रही है 3A क्यूब अल्फा डेल्टा टी। ओके, सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, मतलब ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। If intensity of air passing through a polaroid is 100 lumen, now this same polaroid is rotated by 30 degree about its axis, then find new intensity after passing through it। 30 डिग्री, अच्छा। सो IP1 बेसिकली तो IP2 के बराबर ही हो जाएगा,
100 के बराबर ही आ जाएगा, तो ये तो ऑप्शन 2 ही रहेगा ना, मतलब इसमें कुछ चेंज ही नहीं आएगा। ठीक है, सेम पोलराइड को मतलब उसमें घुमाया, तो सेम पोलराइड से चेंज नहीं आएगा। क्लियर है? 4 particles each of mass 1 kg equidistant from each other move along a circle of radius 1 meter under the action of their mutual gravitational attraction. The speed of each particle is। अच्छा, पहले तो क्या करो कि एक सर्कल बना लेते हैं अपन। ये एक पार्टिकल, ये 2 पार्टिकल, ये 3 पार्टिकल, ये 4 पार्टिकल। ठीक है, आर हो गया इसका रेडियस लेट से। अच्छा, रेडियस भी 1 मीटर दे के रखा है यार। ठीक है, काफी आसान हो गया। सबका वी वेलोसिटी हो जाएगा, वी स्पीड हो जाएगा बेसिकली। स्पीड 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 की बात होगी। ठीक है, अब भाई ये चल किस कारण से रहे? ग्रेविटेशनल म्यूचुअल इंट्रैक्शन के कारण से। ठीक है, कोई भी एक बॉडी पर नेट फोर्स लगा दो, उसको सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर कर देंगे। क्या मिल जाएगा हमें? आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, चलो कौन सा वाले के लिए सॉल्व करें, इस वाले के लिए करते हैं। इधर से इधर, इधर से इधर। ये 1 है, ये 1 है, तो क्या ये √2 हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों के कारण जो इस पे, इसके कारण इस पे जो फोर्स आएगा, ये इस डायरेक्शन में आएगा। g इंटू 1 अपॉन डी स्क्वायर, मतलब के √2 का स्क्वायर। इसके और इसके कारण इस पे एक फोर्स आएगा इन दिस डायरेक्शन, g 1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर। ये देखो, इसके कारण इस पे एक फोर्स आएगा g 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। 2 क्यों ले रहे हैं? देखो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पोजीशन पर है। ओके, ये 45 डिग्री। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ ये बेसिकली एंगल कितना बना रहा है? 45 डिग्री। तो इन दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट ऐड हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं क्या कर देता हूं, 2 इंटू जी 1 डिवाइडेड बाय √2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉस 45 साइन 45। जो लेना हो वो ले लो, बात तो एक ही है। ठीक है, नेट फोर्स एफ नेट जो उसके ऊपर एक्ट कर रहा है वो कितना हो गया अपने पास? 2 मल्टीप्लाइड बाय जी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन √2 प्लस जी बाय 2। ठीक है, सॉरी 2 का स्क्वायर है तो ये बेसिकली हो जाएगा 4। एफ नेट इज इक्वल टू, अरे रे काफी बड़ा सवाल है, मतलब ये 2 से 2 कट जाएगा, ये बन जाएगा g/√2 प्लस में g/4। इसको रख दो mv² के बराबर, r हो गया 1। तो ये बेसिकली अब देखो, मतलब सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। 4√2 4 प्लस √2 इंटू जी, m की वैल्यू है 1, r की वैल्यू है 1, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया? अगर मैं 2 कॉमन निकालें तो कर पाएंगे क्या? हाँ, हो सकता है। देखो, अपन ने वी अंडर रूट, चलो इधर अभी v², 1/4 को बाहर रखो, √2 को दोनों के साथ सेपरेट करो। इसके साथ बन जाएगा 2√2, इसके साथ बन जाएगा 1, और ये आ गया g। तो v की जो वेलोसिटी है, v जो आ रहा है, v जो आ रहा है कितना बन जाएगा अपने पास? 1/2 अंडर रूट ऑफ
2√2+1 इंटू जी। ओके, ये आ रहा है। कैलकुलेशन सिर्फ क्वेश्चन था और कुछ मतलब खास नहीं था इस क्वेश्चन में। सो ऑप्शन सेकंड इज मैचिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहना चाहता है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक। प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, हीट कांस्टेंट, हीट कंटेंट कांस्टेंट। यार देखो एक बात बताओ, पहले तो मैं रटने का तरीका बता देता हूँ। आइसोबारिक, अब यहाँ पर बार आ रहा है ना बीच में, याद रखो बार किस में नापते हैं अपन? प्रेशर। तो बार आ गया तो क्या आ गया भैया? प्रेशर। आइसो बार मतलब कि प्रेशर कांस्टेंट, तो एस का तो कितना आ गया? 1। ठीक है, अब देखो आइसोथर्मल, थर्मल मतलब कि क्या हो जाता? थर्म मतलब हो जाता है टेम्परेचर, और आइसो मतलब होता है कांस्टेंट। तो थर्मल मतलब कि टेम्परेचर कांस्टेंट, क्यू का हो गया 3। एडियाबेटिक में हीट कंटेंट 0 हो जाता है, नेट हीट ट्रांसफर इज 0। तो पी का हो गया 4, क्यू का हो गया 3, आर का हो जाएगा 2। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। इससे आसान सवाल जिंदगी में जेई मेंस में नहीं पूछा गया। ठीक है, मतलब देखते थे इस पर आंसर आना चाहिए। क्या होना चाहिए? r/2 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। I1 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r। तो I1, अरे यार, तो I1 कितना आ जाएगा मेरे पास? mr²। I2 is the moment of inertia of disk of mass m radius r through central axis perpendicular to the plane। So यहां से देखो I2 का जो वैल्यू आ जाएगा कितना हो जाएगा? mr²/2। I3 is moment of inertia of a solid cylinder of mass m radius r about its axis। तो I3 is equals to mr²/2। अरे यार डिस्क के ऊपर डिस्क रखेगा सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा ना। Moment of inertia of solid sphere along its through its diameter। So I4 is equals to 2/5 mr²। ठीक है, 2/5 mr²। सबसे ज्यादा तो मेरे को यहाँ पर I1 ही मिल रहा है, कंपैरिजन आप कर सकते हो। अच्छा, I3 और I2 बराबर है, I4 सबसे कम है। अच्छा, रिलेशन ऐसे निकालने का, I1 प्लस I2 मतलब बन गया 3/2 mr²। दैट इज इक्वल टू mr²/2। नहीं, ये बनने, ऑप्शन डी तो कहीं से कहीं तक सेटिस्फाई नहीं हो रहा। I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3, ये भी गलत हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है। ठीक है, ये भी गलत हो जाता है अपना ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि यार I3 इक्वल टू I4 हो ही नहीं सकता। आप तो सीधे सीधे इस तरीके से जाओ, तो 3 ऑप्शन कट गए, ऑप्शन एक ही बचा, 1 सेटिस्फाई करा लेना, आंसर आ जाएगा। 5/4 रखोगे, 2/5 से 2/5 कट जाएगा, डायरेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर गिवन इज बिलो। n इंफिनिटी से आ रहा है 1 पे, n5 से आ रहा है 2 पे, और n5 से आ रहा है 3 पे। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया है? which of the following is correct for spectral lines A, B and C। अच्छा, ठीक है, तो यार देखो ए वाला जो है ये किसका आ रहा है? सीरीज ऑफ लाइनमैन में आ रहा है। और बी वाला जो आ रहा है लेमन है ना, क्या है? लेमन ही तो है। ठीक है, बी वाला जो आ रहा है वो आ रहा है, बी वाला है n इक्वल टू 5 टू n इक्वल टू 2। तो n इक्वल टू 2 पे आ रहा है तो बालमर है। ठीक है, 2 पर आ रहा है तो बालमर है। ठीक है, अब 2 पर आ रहा है तो बालमर है, और इसकी लाइन कौन सी है? थर्ड लाइन ऑफ बालमर।
और सी के लिए बात करते हैं तो ये तो पास्ट टेंस ही बचा है, ठीक है, सेकंड लाइन ऑफ पास्ट टेंस। अब देखो ऑप्शन सेटिस्फाई करा लेते हैं अपन। सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन, ठीक है, थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर, ठीक है, सेकंड लाइन ऑफ पास्ट टेंस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, खत्म। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन वेरीज इनवर्सली विथ लीनियर मोमेंटम। अच्छा ठीक है, तो भाई इसमें अपने को मतलब डायरेक्ट रिलेशन पता ही है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी होता है, तो ये चीज तो करेक्ट हो गई, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। एज लैम्डा इंक्रीजेस एनर्जी एंड मोमेंटम इंक्रीजेस, तो भाई एक चीज बताओ, लैम्डा तो एच बाई लैम्डा हो गया, लैम्डा को बढ़ाओगे तो पी तो घटेगा, तो मतलब कि स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, 20 का 1 आंसर करेक्ट। समझ में आया क्या? क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। A 220 volts AC supply is given to the primary circuit of transformer as output of 12 volt DC is taken out using rectifier. If secondary number of turns was 24, then find the number of turns in the primary. तो NP upon NS is equal to VP upon VS, ठीक है, तो NP हमें निकालना है, NS हमें पता है 24, ठीक है, VP कितना है 220, VS कितना है 12 वोल्ट, सो NP का वैल्यू आ गया 220 मल्टीप्लाई बाई 24 डिवाइडेड बाई 12, NP का वैल्यू आया कितना 440, ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल इज 440। अगला, a vertical cross section of plane is y is equal to x square by 4। बेसिकली पैराबोला की इक्वेशन हो गई 4y x square is equal to 4y। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5, म्यू कितना देके रखा है 0.5, ठीक है। फाइंड मैक्सिमम हाइट एट विच पार्टिकल कैन स्टे, तो यार पार्टिकल कैन स्टे मतलब कि dy बाई dx, ठीक है, म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए tan थीटा, तभी तो रुक पाता है ना पार्टिकल, म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू tan थीटा। सो हम इक्वल टू वाला केस लेके चलेंगे, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा। अब tan थीटा निकालने के लिए भाई हमें यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन लगानी पड़ेगी, 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 4dy बाई dx इज इक्वल टू 2x, तो dy बाई dx इज इक्वल टू x बाई 2। ये क्या मिल गया मुझे tan थीटा, dy बाई dx इज बेसिकली स्लोप, 0.5 is the mu, that is equal to x by 2, तो x is equal to 1। अगर x equal to 1 आ गया, यहां पर सब्सटीट्यूट करेंगे, y is equal to कितना आ रहा है 0.5 मीटर, अरे सब्सटीट्यूट कर लो यार, ये बन जाएगा 1, तो 4, ओ सॉरी 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 गलती हो गई, 0.5 नहीं आएगा, 0.5 नहीं आएगा भैया, तो 4y is equal to 1, y is equal to 1 by 4, तो ये वैल्यू आ रही है 0.25, 0.25। और अच्छा 0.25 मीटर, बट पूछी काय में सेंटीमीटर, तो हमें काय में निकालनी पड़ेगी सेंटीमीटर में, तो ये कितनी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड आउट मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप ब्लॉक फ्रॉम फॉलिंग। अच्छा जी कितना देख रखा आपने को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अच्छा ठीक है यार, एफबीटी बना लो इस ब्लॉक का, इस साइड लग रहा है इस पे फोर्स एफ, लेट से नीचे लग रहा होगा mg, इधर आ रहा होगा n, और इधर आ जाएगा फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा म्यू n के बराबर, अब n जो है वो किसके बराबर है f के बराबर है, तो फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू म्यू इनटू f। अब देखो गिरना नहीं चाहिए, तो हम क्या लिख देंगे, F मस्ट बी इक्वल टू वर्टिकल फोर्सेस बराबर कर दो, F इज इक्वल टू mg, तो म्यू इंटू कैपिटल F इज इक्वल टू m इंटू जी, ठीक है।
म्यू, म्यू मतलब कि कितना 0.2 इंटू एफ की वैल्यू हमें पता नहीं है, एम मतलब कि 0.5, जी मतलब कि 10, एफ की वैल्यू आ गई 0.5 मतलब कि 5 डिवाइडेड बाय 0.2, एफ इज इक्वल टू आ गया 25 न्यूटन। एफ बराबर कितना आ गया अपने पास 25 न्यूटन। ठीक है, मतलब कि इतना फोर्स लगेगा। नेक्स्ट के लिए बात कर लेते हैं भाई। टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स ऑफ सेम मास are shown just before collision and just after collision, then v1 upon v2 is, अच्छा v1 upon v2 निकालना है अपने को यार। इनिशियल मोमेंटम जो है वो x डायरेक्शन में, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम इज इन x डायरेक्शन, तो y डायरेक्शन में इनिशियल कितना है, pi इन y डायरेक्शन 0, तो pfy कितना होना चाहिए 0। बस यहां पर देख लो, यहां से ही खत्म हो जाएगा। अरे ये v1 है, ठीक है, ये क्या है v1 है, तो इसके कंपोनेंट बना लो। एक तो ये बन जाएगा v1 साइन 30 डिग्री, एक हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट आ जाएगा v1 cos 30 डिग्री, इसके भी कंपोनेंट बना लो v2 साइन 30 डिग्री, हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट बन जाएगा v2 cos 30 डिग्री। ठीक है, अब वर्टिकल वाले तो बराबर कर दो, एम v1 साइन 30 इज इक्वल टू एम v2 साइन 30, दोनों मास सेम मास के हैं, कट गए, तो v1 बराबर कितना आ गया v2, v1 बराबर v2। अब देखो अपने को क्या करना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी क्या कर देंगे, मोमेंटम इक्वेट, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। बस इसी के साथ देखो m इंटू 9 ये हो गया पहले मास का, अरे सेकंड मास तो मूव ही नहीं कर रहा है, तो जीरो मोमेंटम उसका इनिशियल में, दैट इज इक्वल टू 2m इंटू v1 v2 सब बराबर, तो v1 डायरेक्टली मैंने देखो 2 ले लिया है cos 30, ठीक है, तो यहां से देखो सॉल्व कर लो, m से m कट जाएगा 9/2 इंटू cos 30 इज 2/, cos 30 is √3/2। अच्छा, अरे यार मेहनत का काम हो गया। अरे पर ठीक है ना, हमें तो ये सब सॉल्व ही नहीं करना था हमसे, ओ हो, ये सब फालतू की कहानी लिख दी मैंने, v1 और v2 की कैलकुलेट करनी वैल्यू, करना ही नहीं है। अरे v1 जब v2 के बराबर आ गया तो v1 इज टू v2 क्या आ जाएगा, v1 अपॉन v2 जो होगा ये किसके बराबर आ जाएगा 1, तो यहाँ पे से अपना आंसर कितना आ जाएगा 1 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं। देखो आई गिवन है, आई इज इक्वल टू कितना है 20t प्लस 8t स्क्वायर, तो फाइंड द चार्ज फ्लोन ड्यूरिंग, आई इज इक्वल टू क्या होता है बेसिकली डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आई डी टी, इंटीग्रेशन कर देंगे आंसर आ जाएगा 0 से लेके क्यू, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टाइम 0 से लेके 15, इंक्लूसिव है देखो 20t प्लस 8t स्क्वायर डी, यहां पर बन जाएगा q दैट इज चार्ज फ्लोन, 20t का इंटीग्रेशन 20t स्क्वायर बाय 2, 8t स्क्वायर का इंटीग्रेशन 8t क्यूब बाय 3, 0 से लेके 15। अच्छा कैलकुलेटिव बन गया, मतलब सवाल और कुछ था नहीं इसमें, अच्छा सिर्फ कैलकुलेटिव है ये, मतलब और थोड़ा सा अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यार ये बन जाएगा 10t स्क्वायर प्लस 8/3 टी क्यूब, 0 से लेके 15, 0 रद्द दोगे दोनों 0 हैं, q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 इंटू 15 का स्क्वायर प्लस 8/3 इंटू 15 का क्यूब। कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब ये मेहनत का काम है बस और कुछ नहीं है। 15 का क्यूब करना है मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 3
ओके, प्लस 15 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10, ये आ रहा है Q इज इक्वल टू 11250 कूलम। ठीक है, अब हमसे यूनिट पूछी नहीं है, यहाँ पे लिखा नहीं है, वरना हम उसको थोड़ा सा और एग्जैक्ट लिख देते। क्लियर है? सो यहाँ पर अपना मतलब डिस्कशन खत्म होता है। ओके, सो द एंड। सो इफ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप लोग मुझे मेल करिए। ठीक है, मैं आपको अपना मेल आईडी भी दे देता हूँ, ताकि आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मुझे मेल कर देना है। और मेल कर दोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए वही चीज लेके आ जाऊंगा। ठीक है, तो मेरा मेल आईडी देखो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ओके, ध्यान से, मतलब इस पे ध्यान दे लेना। पाठशाला डिजिटल 8@gmail.com, पाठशाला डिजिटल @gmail.com। इस पे आप जाके मुझे मेल कर दो। ठीक है, एंड इफ यू हैवेंट सब्सक्राइब, सो सब्सक्राइब टू डिजिटल पाठशाला। दिस इज शुभम सोमानी साइनिंग ऑफ। बाय। शुभम सोमानी पूरा तो लिख दें। बाय बाय एवरीवन।